Geography also help you to understand even history. When you look at the history of the past, history linked intricately with geography. तो आप चाहे वो एंशियंट पढ़े या मिडीवियल पढ़े या मॉडर्न पढ़े या कल्चरल स्प्रीड पढ़े, चाहे आप सूफिज्म पढ़े या फिर इस्लाम पढ़े या फिर हिंदुइज्म पढ़े या वैदिक कल्चर पढ़े आप, तो आपको ज्योग्राफी जो है फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिर आपने देखा होगा कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस दे हैड आस्क्ड डायरेक्टली क्वेश्चन. जैसे पूछा था बिहार में कि कौन से एम्पायर ने रोमन्स के साथ ट्रेड स्टार्ट्स की थी. So then again, this is the geographical linkages which has been asked. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. और अभी मैंने देखा कि व्हेन यू लुक एट सैरागैसो सी के ऊपर बीपीएससी में भी क्वेश्चन था, सैरागैसो सी के ऊपर यूपी में भी क्वेश्चन था, सैरागैसो सी के ऊपर अभी अभी एग्जाम हुए तेलंगाना में, तो कल मैंने देखा वहाँ भी क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था कि सैरागैसो सी किसका पार्ट है. ठीक है, अटलांटिक का पार्ट है, पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन सिंपल इजी या फिर आपको टफ क्यों लगता है, व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट तो आपको वो इजी लगता है, बिकॉज आप गो थ्रू हो चुके होते हैं इस तरह के फैक्ट्स से. अगर आप नहीं होते हैं तो वही क्वेश्चन आपको बॉदर करता है, लगता है कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया. सो यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट टू गो थ्रू द मैप. एटलीस्ट ज्योग्राफी पढ़ते समय आपके पास में होना चाहिए, एटलीस्ट आपके बगल में, और आपको कोई भी एरिया, कोई भी रीजन, कोई भी लेक्स, कोई भी रिवर्स मेंशन किया हुआ है, एंड इफ यू वोंट हैव आइडिया तो यू मस्ट गो थ्रू डैट. मुझे पता है द स्टूडेंट फ्रैटर्निटी इज़ वेरी लेजी, वो ऐसा वर्क करना नहीं चाहते, लेकिन जो कर लेते हैं उनके रिजल्ट्स फिर अलग होते हैं. ऑब्वियसली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड एक्चुअली. तो क्राउड का हिस्सा नहीं रहना है, आपको रिजल्ट देना है तो कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होगी. इवन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू गेट सम वेन्यूज ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग्स, ओके, और कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके वेन्यूज़ हैं, वो प्लेस कहाँ हेल्ड हो रहा है मीटिंग, वो सब आपको प्लेसेस लोकेट करने चाहिए. आप जब कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस बना लो, एक मैप, और दिखा दो कि यहाँ पर था, मीटिंग हुई थी. उससे आपको सराउंडिंग एरिया का भी पता लगेगा क्या है. क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में हैंडल करने में आसान होगा, इजी होगा. सो सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, वो ऐसे बेनिफिट्स हैं. सो ज्योग्राफी का मैं ओवरऑल आपके साथ इम्पोर्टेंस डिस्कस किया. मैं इसलिए मैंने किया, ऐसा नहीं है कि यू पीपल वोंट हैव आइडियाज़, बट प्रैक्टिस की कमी होती है. आइडियाज़ होना एक अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अलग. तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फिर आप फेल हो जाते हैं. स्ट्रैटेजीज या आप तो बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट्स नहीं आएगा, आउटपुट नहीं होगा उसका. आप चाहे पेन डाउन करके कितने भी अच्छे बना लें रूटीन्स, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ तो फिर वो वर्थ नहीं है, वेस्ट है, फिर उसके आउटपुट्स नहीं मिलेंगे कभी भी. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ऐसा नहीं है कि लेंदी रूटीन्स बनाओ अपने डेली लाइफ, डेली डायोनल आपका, और उसके अलावा आप मंथली या वीकली जो भी बनाते हो अपनी स्ट्रैटेजीज. सो 7-8 आवर्स मैक्सिमम आप अपनी रूटीन बना लीजिए. अगर आप वर्किंग है तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स बनाइए, क्योंकि सिविल सर्विसेज इतना भी इजी एग्ज़ाम नहीं है कि आप 2-3 घंटे की पढ़ाई से इसे क्रैक कर पाएंगे. तो आपको कम से कम, आप वर्किंग है तो यू मस्ट क्रिएट 5 आवर्स अ डे. अगर आप पूरे दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल यही काम कर रहे हो, तो फिर आप आराम से 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं. 8 आवर्स यू मे क्रिएट. और जो लोग 24 घंटे इसी के ऊपर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम डेली एक आंसर्स लिखें, वेदर ऑफ जनरल स्टडीज़ और योर ऑप्शनल पेपर, और ऑन करेंट इश्यूज जो कि जीएस में आपको हेल्प करे. और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कैसे निकलते हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, उसमें से आप प्री के फैक्ट्स सेग्रीगेट करके अपने नोट्स बनाओ. अदरवाइज लास्ट में तुम्हारे पास कोई मटेरियल नहीं होगा तो फिर हैफजर्ड हो जाएगा. आप क्या पढ़ें प्री के पहले, कैसे रिवाइज करें, ये इश्यूज है.
स्टेट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। स्टेट पीसीएस में जनरली बच्चे अगर 2 से ढाई महीने भी स्टडी कर ले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो जाते हैं, बिकॉज बहुत फैक्ट्स होते हैं और उनका डिमेंशन और एरिया बहुत लिमिटेड होता है। You have to cover 7 months current affairs. You have to cover a state public service commission books, which is genuine in that reason, recommended by multiple people. जैसे झारखंड कोई कर रहा है तो मनीष रंजन की एक किताब आती है, अगर वो कर लेते हो तो आपका झारखंड का जो 100 क्वेश्चंस है वो कवर हो जाता है। उसी को कई बार पढ़ो, उसी को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, सॉल्व करो। आप बिहार करते हो तो कोई भी एक किताब उठा लो, केबीसी नैनो की, अरिहंत की, कोई भी एक बुक्स के ऊपर 5 टाइम्स रीड करो उसे, आपका बिहार प्रिपेयर होगा। शायद उस बुक में कवर नहीं होगा तो 1-2 क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। इकोनॉमिक सर्वे कर लो, हमेशा जब भी स्टेट देने जा रहे हो तो उस स्टेट की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के चले जाओ, वहाँ से डायरेक्टली इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कई बार 5-6 क्वेश्चंस भी होते हैं। सो फैक्ट्स वहीं से आते हैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो यू मस्ट कवर, ये स्ट्रैटेजीज होती है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे 2022 के अंदर स्टेट की 2 प्री दिख रही हैं, तो मैं स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही रिलीज हुआ मैं उसके नोट्स बना के रख लूँगा। बजट जैसे ही स्टेट ने डिलीवर किया मैं बजट के समरीज लिख लूँगा। उसी तरह सेंटर की भी करते हैं, सेंटर की इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगी तो आप तुरंत से उसके नोट्स बना लो। उसके नोट्स आजकल तो क्या है, कोचिंग प्रोवाइड कर देती है, शॉर्ट नोट्स, बजट की समरी बना लो। ये सब चीज़ें पूरे साल काम आती हैं। और समस्या बच्चों के साथ क्या है, जो एवरेज प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं उनको वो पूरे साल तक कुछ भी याद नहीं रहता उसका, न बजट की एक लाइन पता होती है, न इकोनॉमिक सर्वे के एक डेटाज उन्हें याद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल डेटा याद रखना है आपको, कुछ बेसिक्स डेटाज याद रखने। और वो बेसिक डेटाज अगर आपने इस ईयर को अच्छे से समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, तो आप देखोगे उस डेटाज में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता। अब ग्रोथ रेट 6% है तो ऐसा नहीं होगा कि 11% हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर 3% हो जाएगा। वो 6.5 या 7% जाएगा, या 5.5%, 5.7% आएगा। तो वेरिएशन ऐसा नहीं होता है कि ड्रास्टिक वेरिएशन आपको दिखाई देगा, बहुत ऐसा जो कि अनप्रिडिक्टेबल होगा, ऐसा नहीं होता है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वॉट एवर बी द डेटाज, तो उसकी भी लर्निंग की एक टेक्निक है कि आप कैसे याद करोगे उसे, चीज़ों को कैसे समझ कर अगर आप पढ़ते हो उसे। ठीक है, तो एक अच्छे स्ट्रैटेजीज आप अगर डेवलप नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। पढ़ तो सभी रहे। Millions of people are preparing for this examination every day, right from morning to evening. They are spending time with books, but the output at the end of the day is zero. Output zero है. No answer writing before mains. No practice of at least 200 to 400 objective questions from before pre. क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा आउटपुट। तो इसीलिए सब्जेक्ट्स को कवर करते जाओ, पढ़ते जाओ, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो, मंथली मैगजीन आती है, एक करियर मैगजीन चुन लो लाइफ में कि मुझे ये मैगजीन का स्टैंडर्ड अच्छा लगता है। मैगजीन 30 दिन आपके साथ रहती है, 30 days इन अ मंथ। और 30 दिन में अगर आप एक मैगजीन नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। फिर कोई मीनिंग नहीं है कि आप प्रिपरेशन कैरी ऑन करो, क्योंकि आपका नहीं होगा। फिर अगर आपके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं है कि आप 30 days के अंदर एक मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ 60 पेजेस होते हैं और जो कि तैयार करना होता है आपको, उससे प्री और मेंस भी तैयार होता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर को पूरा एनालाइज नहीं कर सकते, तो मैगजीन वाले आपके पास दे देते हैं, उसमें थोड़ा सा फिट कर लो अपना न्यूज़पेपर से। तो दूसरी बात है इस तैयारी में कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा गुड स्ट्रैटेजीज, तीसरा है क्या कि आपकी जगह कोई दूसरा नहीं प्रिपेयर कर सकता कभी भी। ये चीज़ें सोचकर ही तैयारी में आओ।
अपनी कैपेबिलिटी एसेस करो, डोंट वेस्ट द रिसोर्सेज, डोंट वेस्ट द टाइम। रिसोर्सेज तो फिर भी जनरेट हो जाएंगे, पैसे तो शायद मैनेज हो जाएंगे, टाइम नहीं वापस आएगा। तो इसीलिए अगर आप इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए अपनी माइंडसेट बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा डेवलप कीजिए और एक अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट सीखो। नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम नहीं होगा, कई साल लग जाएंगे, आप क्लोज तो आएंगे। और प्री निकलना कोई गोल्ड मेडल मिलना नहीं है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू क्रैक द प्री, यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट द जॉब, टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो आपको इंटरव्यू तक क्रॉस करना है, यू हैव टू क्लियर ऑल द 3 स्टेजेस। सो इसीलिए आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर इवन इंटरव्यू, यू हैव टू थिंक, you have to practice writing answers for mains, you have to objectified yourself, objective कैसे पिक कर सकते हैं उसको भी लर्न करना होगा, आइडियाज। तो दिस इज द लर्निंग प्रोसेसेस। और एवरीडे टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर दिन ये बातें बताएं। वो प्रिपरेशन के दौरान बीच में ऐसी कुछ बातें करता है, मैं ऐसे बीच में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम डेविएट हो रहे हो, अपने ट्रैक से बाहर जा रहे हो। दूसरी बात है कि मैं उन बच्चों से भी कभी इम्प्रेस नहीं होता जो 12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है ना, या तो फिर वो एवरेज माइंडेड है। इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि आप किताबें बैठ के और किसी को इम्प्रेस करो अपने घर के बाहर या स्टडी रूम में, कि दिन भर कोई झांक रहा है आपको और आप पढ़ रहे हैं, बाहर वाले खुश है कि बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, कंसंट्रेट होकर 7-8 आवर्स भी आप अगर पढ़ लेते हो तो आप रिजल्ट दे दोगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन किताब लेके हम बैठे रहे, तो इम्प्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो पता लग जाएगा लोगों को कि रियल में तुम वर्क कर रहे थे कि इम्प्रेशन बना रहे थे। सो ऑलवेज जेन्युइन रूटीन बनाओ जो तुम फॉलो कर सको, और पढ़ाई करो 7 to 8 आवर्स। थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ, आराम से सो, और एक हेल्दी रूटीन बनाओ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने देखा बिफोर बीपीएससी, बिफोर टीपीएससी, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज के पहले लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप 20 दिन पहले बीमार पड़ गए तो पूरी 1 साल की मेहनत बेकार हो गई। तो हेल्थ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी रूटीन कभी मत बनाओ तुम्हारा हेल्थ अफेक्ट हो। ऐसे सोने और जगने की रूटीन मत बनाइए कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाए, वो आपको अफेक्ट करे। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, वो एग्जाम में एक्टिव नहीं रहेगा ब्रेन उनका, ड्राउजीनेस फील करेगा, सिर भारी हो जाएगी, आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा एग्जाम में। वो आपको पता नहीं लगता है, अभी जब एग्जाम में बैठोगे तो महसूस होगा। वो आपकी उतनी एक्टिव ब्रेन होगी ही नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आते हुए क्वेश्चन एरर होंगे। तो बचिए उन चीज़ों से और एक हेल्दी रूटीन्स बनाओ और हेल्थ को ठीक रखो, फिट रखो। अभी आने वाले समय में विंटर आएगा और भी आलस आएगी, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। और आप दिसंबर तक और जनवरी तक हार्डली मेंस ओरिएंटेशन में अच्छा वर्क कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मोर एंड मोर टाइम फॉर द मेंस, क्योंकि जो सिविल तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो वो जनवरी फरवरी के बाद वो प्री ओरिएंटेशन में होता है। और जो स्टेट कर रहे हैं, बिहार जिनको देना है जनवरी में, फिर से उन्होंने कैलेंडर दे दिया है। जिनको झारखंड लिखना है उनके भी एग्जामिनेशन इस ईयर एंड तक आ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट वहाँ स्टेबल रही और सब कुछ सारी चीज़ें ठीक रही। यानी मीन्स बिहार का प्री हो नेक्स्ट, झारखंड का हो या सिविल सर्विसेज का, ये बिटवीन मार्च टू जून होने वाले हैं, ठीक है ना। और बिहार का तो जनवरी में ही उन्होंने कैलेंडर दे दिया है, तो प्रोबेबली हो सकता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे बनाओ। और अभी राइट टाइम है, अभी क्या अच्छा टाइम है कि जिनका बॉर्डर भी है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा प्रिपेयर फॉर मेंस। जो स्पेशली बिहार की तैयारी कर रहे हैं, इस बार प्री दिया, बॉर्डर पे भी है, उनको लगता है कि कट ऑफ के आसपास है, होगा या नहीं होगा, डोंट लिव इन दैट डायलेमा।
आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मेंस के सारे नोट्स बना लीजिए, ऑप्शनल प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप 50-60% मेंस सिलेबस करते हो, रिजल्ट आता है, तो डेट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि आप क्लियर कर सकते हैं इस ईयर भी। और नहीं भी आता है 1% अगर नहीं भी आया पॉजिटिव रिजल्ट, तो अगले मेंस के लिए तुम कंफर्टेबल हो गए जो बाकी बच्चे हैं उनसे। तो ऐसे विजन के साथ चलिए तो आपके रिजल्ट्स इजी होंगे। और जो साइकिल है कि 3-4 अटेम्प्ट वाली, वो साइकिल रिड्यूस होकर 1 और 2 अटेम्प्ट्स में आप निकल सकते हैं। तो इसलिए उस प्रोसेस को समझो कि क्योंकि बच्चे, मैं सिविल सर्विसेज में अभी इस ईयर ही मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए हैं। मेरा ही कैंडिडेट जो लास्ट ईयर आईपीएस था, और रिजल्ट आने के बाद फिर वो उसने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, और फिर इस बार आईएएस के लिए उसने प्री दिया, जबकि प्री के बीच गैप कम होता है। रिजल्ट आता है प्री के एग्जाम्स के लिए, आपको 20 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको तैयार करके प्री देना। और फिर उसने प्री दिया तो फिर प्री के रिजल्ट आ गए, फिर उसकी मेंस की तैयारी नहीं थी क्योंकि डिलेमा चल रहा था, ट्रेनिंग ज्वाइन करूं नहीं ज्वाइन करूं। फिर उसने बात की, मैंने सजेस्ट किया स्किप कर दो। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन है। फिर उसने मेंस दिया और मुझे उम्मीद है कि फिर उसके इंटरव्यू कॉल आएंगे। तो एक बच्चा ऐसा देखो कि कोई जॉब के साथ या कोई फर्दर एक बार एग्जाम क्लियर कर रहा है 3 स्टेज, फिर वो कर रहा है, अच्छी रैंकिंग के बाद भी निकाल रहे हैं। तो ऐसा तो है कि ये बहुत डुएबल है एग्जाम, आप भी कर सकते हैं क्योंकि अदर्स कर रहे हैं और बहुत सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि, इसलिए डोंकी वर्क से बचिए। इसलिए 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत मैं मुझे नहीं महसूस होती है कि आपको करनी चाहिए। एज अ बिगनर और फ्रेशर चूंकि चीज़ें स्प्रेडेड होती हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन 8 घंटे बहुत कंसंट्रेशन से करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, शुरू से हैबिट बनाते हो, मैगजीन्स कवर करते हो, तो जर्नी इजी होगी। अब कैसे करोगे ये तुम्हें करना है। रूटीन कैसे बनाओगे, आपके पास डे है, आप कैसे मैनेज करते हो, ये आपका हेडेक है। ये कोई भी टीचर, कोई भी आपको प्लान नहीं बना के दे सकते, ठीक है ना। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने टास्क को कैसे कवर कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, आते हैं टॉपिक के ऊपर। क्लाइमेटोलॉजी इज टुडेस, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। स्टार्ट करूंगा क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। So when I will first discuss here a syllabus मेंस का, नॉट ऑफ प्री, बिकॉज प्री का तो कोई नहीं, इसी के कंपोनेंट्स हैं जो प्री में आते हैं। मेंस जो है मैं सिविल का कवर करूंगा, उसमें सारे स्टेट कवर हो जाएंगे। बट चूंकि कुछ बच्चों ने बिहार दिया है, उनके बिहार के मेंस भी होने वाले हैं जल्दी, तो मैं पहले बिहार का सेक्शंस कवर कर दूंगा और झारखंड का सेक्शन कवर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इंटायर सिविल सर्विसेज का सिलेबस कवर करूंगा, वो इसी के कंपोनेंट है। उन बिहार और झारखंड में बहुत छोटा सिलेबस है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन यू लुक एट द यूपीएससी सिलेबस, ऑप्शनल पेपर का सिलेबस अगर आप कवर करते हैं, दैट इज अ ब्रॉड सिलेबस। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये टॉपिक लिखा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट के को पढ़ने के पहले हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के रूल्स को समझेंगे पहले, और उनके कारण, टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशंस के कारण क्या इम्पैक्ट्स होता है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इम्पैक्ट्स देखने के लिए हमें बेल्ट्स भी पढ़ना होगा। सो तुम अर्थ का अगर शेप देखते हो, सो अर्थ इज ज्यूआइड इन शेप, अर्थ ऐसा है। और इसके ऊपर जो इंसोलेशन रिसीव्स होता है अर्थ के ऊपर, यानी सनलाइट जो आती है, आपको पता है अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, सन के राउंड ये रिवॉल्व कर रहा होता है। और सन के राउंड जो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इसकी जो पोजीशन है अर्थ की, वो चेंज होती रहती है। तो जो इंसिडेंट रेज हैं, जो इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो इक्वल नहीं आता अर्थ के ऊपर, उसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और उसके कारण जो इंसोलेशन रिसीव्स होते हैं आर नॉट इन इक्वल अमाउंट ऑल अक्रॉस द अर्थ, तो अर्थ की जो हीटिंग है वो भी होमोजीनस नहीं है, वो भी हेट्रोजीनस है हीटिंग। यानी अगर आप हीटिंग पैटर्न देखोगे तो जो पोलर रीजन है, पोल जहाँ से एक्सिस अर्थ की पास करती है, जहाँ अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट भी कर रहा होता है, तो जहाँ से एक्सिस पास होती है ये नॉर्थ पोल और नीचे ये साउथ पोल। तो आप देखोगे पोलर रीजन पर जो इंसोलेशन रिसीव्स किया करता है अर्थ, वो थोड़ी तिरछी रोशनी पहुंचती है सन से। तो जब वर्टिकल रेडिएशन नहीं आता, इंसोलेशन नहीं आता, थोड़ा ऑब्लिक रेस पहुंचती है। और सन और अर्थ के बीच में अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर भी है, अर्थ के सराउंडिंग में एक गैस की लेयर है, और नॉट ओनली द गैसेस आर प्रेजेंट देयर, बट अपार्ट फ्रॉम द गैसेस द डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो देयर, एरोसोल्स आर ऑल्सो देयर, एज यू नो। ठीक है, सुना होगा, पढ़ेंगे आगे डिटेल्स। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो ऑब्लिक रेज जब आ रही होती हैं पोलर रीजन की तरफ, तो उसमें से कुछ रेज की एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया। तो हीटिंग कम होती है पोलर रीजन में, इसलिए पोलर रीजन में आप क्या देखते हो, आइस कैप्स देखते हो, परमानेंटली फ्रोजन रीजन है, वहां बर्फ रहते। तो स्नो कवर्ड रीजन है, जिसे आप परमाफ्रॉस्ट रीजन कहते हो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ देखेंगे, जिसे आप इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, वहां सन से जो इंसिडेंट रेज है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है वो वर्टिकल है, दैट इज वर्टिकली कम्स टू द सरफेस, एंड दैट्स व्हाई हियर द वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज लेस। एनर्जी को ट्रैवल करने का डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, ऑब्लिक तिरछा है तो ज़्यादा करना होगा। क्यों, मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स। तो इसलिए इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन आपको ज़्यादा हीटेड और वार्म होता है, जबकि पोलर रीजन की तरफ अगर आप जाते हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या साउथ पोल की तरफ, तो आपकी हीटिंग क्या होती है, कम होती चली जाती है, और इसके कारण टेम्परेचर अफेक्ट होता है। तो इसलिए अर्थ के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर पैटर्न दिखाई देगा। उसी डिफरेंट टेम्परेचर पैटर्न के कारण टेम्परेचर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं। और क्या, ज्योग्राफी में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब सरफेस हीटिंग होगी तो क्या होगा, सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि मैंने कहा अर्थ के चारों तरफ एयर है, वी आर ऑल्सो इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप ऑक्सीजन जो ले रहे हो कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, आपके सराउंडिंग में, आपके रूम में भी है एयर। तो जब अर्थ हीट होता है तो एयर जो उसके कांटेक्ट में है वो भी हीट होते हैं। एंड एज यू नो वेरी सिंपल फिजिक्स, कि इफ ए ऑब्जेक्ट हीटेड तो दे एक्सपैंड, उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर होने लगते हैं। आप गर्म करो किसी भी चीज को, वो फैलेगी। तो एयर जब हीट के कांटेक्ट में, हीटेड सरफेस के कांटेक्ट में एयर जो है वो जब आता है, तो क्या होता है, एयर एक्सपैंड होता है, एयर जो है एक्सपैंड होगा, हीट से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होती है, फैलती है। और जब वो एक्सपैंड होगी, फैलेगी, तो वो हल्की हो जाएगी, वो लाइटर हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर उठने लगेगी। तो जब सरफेस पर एयर होती है तो प्रेशर ज्यादा फील करते हो, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है।
बट हाउ वी कैन मैनेज दैट प्रेशर इन डे टू डे लाइफ? हमें क्यों महसूस नहीं होता कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर बिल्ट कर रही है? बिकॉज आपके अंदर एक ऑर्गन है, उसे कहते हैं हार्ट। आजकल जो इमोजी में फैशन में चल रहा है, वो हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉडी का जो प्रेशर है, जो हार्ट के पंपिंग से जो आपके ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहे हैं, आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर, वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस करते हैं। इसलिए आपको डे टू डे लाइफ में पता नहीं लगता है कि ये ह्यूज एटमॉस्फेयर आपके ऊपर, उसके एयर जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तो द कॉलम ऑफ एयर, आपके सिर के ऊपर जो एयर का कॉलम है, वो आपके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर रहा है। बट हम वो जो प्रेशर है वो हम अपने ब्लड प्रेशर से मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा? जो एरिया कोल्ड होगा, लेस हीटेड होगा, वहां जो कांटेक्ट में एयर है वो कम गर्म होंगे। एंड व्हेन देयर इज लेस हीटिंग, तो वो एक्सपेंशन भी नहीं होगा, एयर वहीं सरफेस पर रहेगा। एंड दैट्स व्हाई इन द पोलर रीजन वी ऑलवेज फाइंड व्हाट? द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, so polar region is a high pressure belt. But when you come across the equatorial and tropical region, मैंने अभी बताया यहाँ सनलाइट वर्टिकल आती है, लेस एनर्जी लॉस होता है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा हीट रिसीव होता है, गर्म रहता है, रॉक्स सरफेसेस, अर्थ का सरफेस पे या तो रॉक्स हैं जिसको आप कहते हो कॉन्टिनेंटल रीजन, लैंड, दूसरा वाटर बॉडीज है। ये दोनों सरफेस गर्म होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। ओशियंस के वाटर का सरफेस भी गर्म होता है, या फिर लैंड है वो भी गर्म होता है। उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म होने लगते हैं, गर्म होने के बाद वो राइज करने लगते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। ऐसे इस, अब ये अर्थ तो मेरे हाथ में है, उतना तो है नहीं, इज अ ह्यूज एस्फेयर। तो इसके ऊपर कई प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, कई टेम्परेचर बेल्ट्स बनते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में फर्स्ट टॉपिक जो लिखा है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट लिखा है। बट इसके पहले के भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि अर्थ की हीटिंग कैसे होती है, एटमॉस्फेयर की हीटिंग कैसे होती है, उनका एंड रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर बेल्ट कैसे बनते हैं, प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं। अब ये जो तुम टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट्स जो आपके सिलेबस में लिखा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि दिस वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन है, वो बहुत सारे क्लाइमेटिक फिनोमेना को जन्म देता है। आप जो साइक्लोन देखते हो वो इसी वेरिएबिलिटी का रिजल्ट है। एक्सेसिव हीटिंग हो गई किसी जगह की, वाटर बॉडी की या लैंड की, लो प्रेशर बन जाता है। स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जब बनता है तो साइक्लोन जनरेट होता है। तो आपके सिलेबस में साइक्लोन्स भी है। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर। तो अगर आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ आता है, अगर आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आता है, तो आपको साइक्लोन भी समझ आएगा। और अगर ये नहीं समझ आता है तो आप साइक्लोन तक पहुंच भी जाओगे तो साइक्लोन आपको उड़ाकर एग्जाम में ले जाएगी। ठीक है ना? वो डिजास्टर हो जाएगा फिर, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सेकेंड, the pressures when you look at, due to differences in the temperature and pressure, अभी मैंने आपको बताया कि सरफेस वार्म हुआ तो उसके कांटेक्ट में एयर की जो था, एयर के मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ गया। जैसे आप बलून को लेकर आते हैं मार्केट से, फिर उसमें एयर जब फिलअप करते हो तो बलून लाइट होता है, वो उड़ने लगता है, क्योंकि वो लाइटर हो गया, एयर एक्सपैंड हो गया, वो सॉलिड के अंदर आपने एयर फिल कर दिया, वो
उड़ने लगा, ऊपर की तरफ राइज करने लगा. So that's why when the earth started heating due to the incoming solar radiation, as a result of which when the air which is in contact also started receiving the heat, जो contacts के कारण conduction होते हैं, तो एयर ने कंडक्शन से वो गर्म होने लगा और रेडिएशंस की भी कुछ एनर्जी मैंने कहा कि वो एब्जॉर्व किया, तो उसके कारण एयर एक्सपैंड हुए, लाइट हुए, ऊपर राइज करने लगे. तो तुमने क्या देखा? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर. अभी ये जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है, ये भी बहुत सारे फेनोमेनास को जन्म देते हैं पृथ्वी के ऊपर. इसे हम वर्ड यूज करते हैं इनस्टेबिलिटी. एयर अनस्टेबल हो गया, एयर राइज कर रहा है. वही सरफेस कूल है तो एयर राइज नहीं कर रहा है, एयर नीचे आ रहा है. मैंने कहा हाई प्रेशर फील करते हो, एयर गर्म ही नहीं हो रहा है. एयर, अर्थ का सरफेस इतना कूल है कि जो एयर है उसके ऊपर ही है, और ऊपर से और नीचे एयर आ रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं सरफेस के ऊपर. दैट इज द हाई प्रेशर रीजन. इसको कहते हैं स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी. तो इनस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट हुआ और स्टेबिलिटी क्यों क्रिएट हो रहा है? और ये जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, इससे बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बहुत सारे फेनोमेना इससे लिंक्ड है. जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है ना. इस आसमान में जो बादल बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, वर्टिकल राइज ऑफ द वार्म एयर. अभी मैंने बताया कि जब एयर वार्म होगा उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर चले जाएंगे. और अर्थ के सरफेस के ऊपर वाटर बॉडीज है, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं. उसके अलावा सॉइल के पोर्स में भी वाटर होते हैं. वो एयर, जो गर्म एयर ऊपर जा रही होती है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, उस गैप्स के अंदर वाटर वेपर्स एडजस्ट हो जाते हैं. और वो वाटर वेपर भी उस एयर के साथ ऊपर जाते हैं, उस एयर पैकेट्स के साथ. एक वर्ड यूज करते हो, करोगे आप क्लाइमेटोलॉजी में, ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. आपने देखा होगा समर सीजन में इंडिया में यू फील मोर ह्यूमिडिटी. अब आप विंटर आ रहा है, विंटर इज ड्राई, लेस ह्यूमिडिटी. समर में हमारे कंट्री में एयर राइज कर रहे थे क्योंकि हीटिंग हो रही थी सरफेस की, ऑब्वियसली उसके कांटेक्ट में एयर था, वो एयर राइज कर रहा था. उस राइजिंग एयर मास में वाटर वेपर भी थे, तो आपको क्या था? फील, यू आर फीलिंग ह्यूमिडिटी. अभी आप सुबह सुबह बात कर लेते हैं और उस समय साबुन लगा लो तो आपकी स्किन जो है वो खींचने लगती है. अभी कुछ 10 दिनों में आप मॉइस्चराइजर भी यूज करेंगे क्योंकि एयर बिकम वेरी ड्राई, एयर बिकम स्टेबल. अब एयर नीचे आ रही है, ठीक है ना. स्टेबिलिटी होगा क्योंकि लैंड हमारा धीरे धीरे कूल होने लगा है. क्यों? क्योंकि अर्थ का पोजीशन सन के रेफरेंस में ऐसा है अभी. So the cloud formation, if you have to understand the cloud formation, then you have to understand how the heating role, so how the heating is associated with, how the temperature belt of the earth is associated with that. ये जो टेम्परेचर है, वो प्रेशर है, उसका क्या रोल है. फिर क्लाउड होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन भी होगा. Precipitation is also linked with that. अब प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. नाउ वंस यू लुक एट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, देन so what I have said here, that if the surface get heated due to the solar radiation
On over the surface there are the land part and the water body. This also receives the heat, this also receives the heat, and the air, those who are there in contact, अभी एयर के पैकेट्स हैं, ये एयर पैकेट ये राइज होने लगते हैं बिकॉज दिस एयर पैकेट्स एक्सपैंड्स. जब ये हीटिंग होगी और इसके कांटेक्ट में एयर है तो ये हीट यहाँ से रिसीव करेंगे थ्रू कंडक्शन, और एयर पैकेट एक्सपैंड हो गई, इसकी साइजेस बढ़ जाएंगी, इनके मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े डिस्टेंट अपार्ट हो जाएंगे. ये एयर पैकेट के अंदर क्या होगा, वाटर वेपर भी जाकर एक्यूमुलेट होगा. वाटर वेपर जैसे जैसे ये एयर पैकेट ऊपर राइज करेंगे तो जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाते हो टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है. मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको क्यों होता है रिड्यूस, उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. तो यहाँ जो सराउंडिंग है वो कूल है. इस कूल सराउंडिंग यानी यहाँ जो गैसेस हैं वो कूल होती हैं. ऊपर जैसे जैसे तुम जाओगे तो यहाँ टेम्परेचर कम है, ये कूल है, ये वार्म है. तो तुम्हें पता है कि हीट ट्रांसफर होगा, यानी ये जो पैकेट्स है वो फिर हीट ट्रांसफर करेगा अपने सराउंडिंग्स को. इस एयर पैकेट में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल गर्म है, जिसे वाटर वेपर कह रहे हो, ये वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है. ये गैस जो है ये भी जब इस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा गैस, जैसे आपने देखा होगा कैटल में पानी गर्म कर रहे हो उसके ऊपर प्लेट रख दो तो जो स्टीम प्लेट के कांटेक्ट में आती है वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है. प्लेट कूल है. yes. तो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद गैस क्या में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में. सराउंडिंग कूल है, ये जो है ये फिर कंडेंस्ड होने लगते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं उसको. और गैस किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड, फिर वो सॉलिड. बट यहाँ क्या होता है कि एक प्रोसेस है कंडेंसेशन में, अभी देखेंगे सब्लिमेशन, यहाँ सॉलिड में कन्वर्ट होने लगते हैं. और क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं. इतना ठंडा हो जाता है कि ये वाटर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगता है. और मैं बताऊंगा कई थ्योरीज हैं कि आइस क्रिस्टल साइज में बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे ये क्लाउड्स कंडेंसेशन हो जाता है. ये एयर पैकेट्स क्लाउड्स बना. क्लाउड में जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी आइस क्रिस्टल्स की, इसमें अमाउंट, एक कैपेसिटी है इस एयर पैकेट की मॉइस्चर को होल्ड करने की. जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये भारी हो जाएगा, फिर ये नीचे आने लगेगा. लोड एडजस्ट नहीं कर पाता, वो नीचे आने लगता है. जब नीचे आने लगेगा तो फिर मैंने कहा अपर एटमॉस्फेयर कूल है, लोअर एटमॉस्फेयर वार्म है. लोअर एटमॉस्फेयर में ये आने लगेंगे, मेल्ट होगा, प्रेसिपिटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, तो आप रेन कहते हो. कई बार प्रेसिपिटेशन स्नो फॉर्म में होते हैं, आप कहते हो स्नोफॉल. और कई बार तो बड़े बड़े आइस के क्या होते हैं, ग्लोबुलर्स गिरते हैं आइस, उसे आप कहते हैं हेल, ओला कहते हो कि ओला गिरा, हेल स्टॉर्म्स. तो प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म्स में होते हैं. तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, प्रेसिपिटेशंस के लिए, वो भी प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में, कहीं बहुत हल्की फुहारे के तौर पे वर्षा हो रही है, ड्रिजलिंग कह रहे हो, कहीं रेन कह रहे हो, कहीं हेल कह रहे हो, कहीं स्नो कह रहे हो, कहीं स्लिट कह रहे हो. ठीक है. तो अगर मुझे ये समझना है तो मुझे इंस्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, मुझे स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, हमें टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में जानना होगा, और हमें ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा. वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर हमें समझना पड़ेगा. कब ये
एयर के पैकेट में वाटर वेपर की संख्या बढ़ेगी, कब कम होगी। ठीक है, सरफेस की हीटिंग ज्यादा होगी तो वाटर वेपर एयर में ज्यादा आएंगे, क्योंकि तब यहाँ ओशियन का वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में। जब लैंड के ऊपर प्लांट है उनकी लीफ से ज्यादा पानी निकलेगा, जो सॉइल के पोर से उसमें से पानी ज्यादा निकलेगा जब हीटिंग सरफेस की ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली समर सीजन में आपके आसपास चिपचिपा लगता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि होगी ही, एयर क्या कर रहा है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इनस्टेबिलिटी कंडीशन है, राइज कर रहा है वहाँ, एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में बहुत गर्म हो जाता है और उसमें वाटर वेपर इतने ज्यादा होते हैं कि आप कपड़े पहने रहते हो, फैन के साइड में रहते हो, ये ड्राई रहता है, पीछे भीगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां लिखा है टॉपिक भी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, ये यहां लिखा है। टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ना है वर्ल्ड का। उसके बाद देखो, so when you look at this globe, what I have seen, and what happened if this region is warm, this region is cool in general, okay, when you look at, तो यहां मैं कह रहा हूं एयर राइज होगा, यहां मैं कह रहा हूं एयर नीचे आएगा, यहां स्टेबिलिटी कंडीशन होगी, ओके, और यहां इनस्टेबिलिटी होगा। दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। अब एयर अगर यहां नीचे आ रही है इस सरफेस पर, देखो ये पूरा रीजन कूल है और एयर यहां ऐसे सबसाइड कर रही, तो वो एयर है, ऐसा नहीं है वो एयर यहां रुक जाएगी, यहां सरफेस पे आने के बाद वो स्प्रेड करेगी। एयर स्टार्टेड स्प्रेडिंग ओवर द सरफेस, तो एयर जब यहां से स्प्रेड करेगी तो वो आगे बढ़ेगी, और जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सरफेस पर एयर का होने लगता है तो हम उसे विंड कहते हैं। वर्ड जो विंड तुम सुनते हो, विंड जिसे हिंदी में पवन कहते हैं, विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। एयर का मूवमेंट हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ होता है, क्यों, हाई प्रेशर पर एयर सबसाइड करते हैं, लो प्रेशर पर एयर राइज करते हैं। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया सरफेस पर, यहाँ कुछ एयर नहीं है और यहाँ इतना ज्यादा एयर है, तो ये एयर इस वैक्यूम को फिल करने के लिए आगे बढ़ता है, और जब ये आगे बढ़ना शुरू होता है सरफेस के ऊपर तब हम उसे विंड कहते हैं। सो विंड इज अ सरफेसियल फेनोमेना। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ग्लोब के ऊपर देखोगे तो चूंकि कई प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, अर्थ बहुत ह्यूज स्फीयर है, तो अर्थ के ऊपर परमानेंट विंड बेल्ट्स होते हैं। मैं बताऊंगा कि अर्थ के ऊपर सालों भर कौन सी विंड चलती। कुछ ऐसी विंड्स हैं जो पूरे साल चलती है, एक फिक्स डायरेक्शन में चलती है। आखिर उनका डायरेक्शन क्यों फिक्स है, वो क्यों उसी डायरेक्शन में चलती है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब जब विंड्स चलती हैं तो उनके इंपैक्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि समर में इतनी इंटेंस हीटिंग होती है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है एयर का, हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं रहा है। आप क्या बातें करते हैं, आज तो पत्तियां भी नहीं हिल रही हैं, दैट इज द काम कंडीशन। इतना कामनेश होता है कि आसपास पत्तियां भी नहीं हिलती, आप बेचैन होते हैं गर्मी से। तब जब एसी नहीं हुआ करता था तो लोग और बेचैन होते थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रही होती है एयर की, एकदम काम सा कंडीशन रहता है।
तो मैं बताऊंगा कि अब जैसे ही आप विंड चलने लगती है आपको राहत मिलने लगती है। तो विंड जो है वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ, दैट ऑल्सो अफेक्ट द लोकल वेदर कंडीशन। ओके, so wind is very important component of the atmospheric study. And how the wind creates due to the difference in temperature in two places, and that's why the pressure differences is creates, and due to that differences in the pressure the winds started blowing over the surface. तो दो तरीके के विंड्स में आपको, दो तरह से एयर सर्कुलेशन पैटर्न आपको मैं बताऊंगा। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब नीचे से एयर ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना। एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है, इसलिए जब आप एरोप्लेन में जाएंगे तो थोड़े देर के लिए ना प्लेन डिस्टर्ब रहता है, वो पायलट उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, फिर वो नीचे आता है, एडजस्टमेंट होता है उसका, आवाज आएगी खड़बड़ खड़बड़, कुछ लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो टर्बुलेंस कहते हैं हम उसे, इसे कहते हैं हिंदी में विक्षोभ। यहां वर्टिकल एयर होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में एयर वर्टिकली मूव करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसे हम कहते हैं टर्बुलेंस, इसे कहते हैं विक्षोभ। उसके कारण एरोप्लेन को या फाइटर जेट को लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में उड़ाते हैं, क्योंकि टर्बुलेंस से बचे। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेविगेशंस में ये टर्बुलेंस क्या रोल प्ले कर रहा है, यानी हाउ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, आपको वो भी लर्न करना है। उसके अलावा हॉरिजेंटल मूवमेंट जो मैंने विंड का, उसे भी आप लर्न करना है, यहाँ आपको पढ़ना है। तो मैंने आपके साथ कहा क्या कि विंड्स भी है यहाँ पर, इसलिए पढ़ना है आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है अर्थ के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, और प्लैनेटरी विंड्स वर्ड है, और लोकल विंड्स। मैंने आपको बताया अभी अभी कि मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ कि व्हाई ऑन द प्लैनेट अर्थ राउंड द ईयर we find horizontal movement of the air, that is wind, that is known as planetary wind. प्लैनेट अर्थ के ऊपर पूरे साल जो विंड चलते हैं उन्हें हम प्लैनेटरी विंड कहते हैं, तो प्लैनेटरी विंड भी मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ जो विंड्स होते हैं वो लोकल कंडीशंस के कारण जनरेट होते हैं, उनका ज्योग्राफिकल टेरिटरी बहुत लिमिटेड होता है। वो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज लोकलाइज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे से फॉर एग्जाम्पल लू, लू समर में इंडिया में ब्लो करती है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करती है, और बेसिकली इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को हाईली इन्फ्लुएंस करती है, नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर ईस्टर्न बेल्ट तक। एक ट्रफ क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, और जो नदर्न बेल्ट है इंडिया का, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये बेल्ट काफ़ी वार्म हो जाता है, और उसके कारण एक कन्वेक्शनल विंड, एडवेक्शनल विंड शुरू होती है वहाँ पर, उसे हम लू कहते हैं। एंड इन द समर सीजन इन इंडिया द लू अफेक्ट्स the life of thousands of peoples and the animals, as well as it also affect the vegetation in India. तो लू का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है बहुत वाइडर है, और इसीलिए लू पर कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो लू इज बेसिकली द वार्म लोकल विंड, ये गर्म होती है, और कई लोगों की नदर्न इंडिया में लू के कारण डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सेल को ड्राई करते हैं, लू का एक्सपोजर होता है तो, और डेथ हो जाती है समटाइम्स। उसी तरह से अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो सिरक को ऐसे लोकल विंड्स है, अगर आप वर्ल्ड क्रॉस और भी घूमेंगे तो आपको कोल्ड विंड भी दिखते हैं।
यानी वो विंड्स जब आएगी, जैसे आप जब अभी विंटर आ रही है इंडिया में, एक्सेंचुएट हो रही है धीरे धीरे विंटर अगर आएगी, तो आप देखते हैं नदर्न बेल्ट में कोल्ड विंड्स होती हैं, जिसे आप कहते हैं, पेपर में लिखता है शीतलहरी। आजकल बिहार में और यूपी में और दिल्ली में शीतलहरी के प्रकोप में है, ऐसा हिंदी पेपर लिखेगा। कोल्ड वेव्स हिमालयन बेल्ट से, तिब्बत हिमालय, अभी हिमालय तो एक बैरियर भी है, साइबेरियन विंड तो विंटर ही नहीं कर पाती हिमालय के कारण, फिर भी हिमालयन रीजन से जो विंड्स आती हैं तो क्या करती हैं, टेम्परेचर्स को डाउन कर देती हैं इन द प्लेन रीजन ऑफ द दिल्ली और द बिहार और यूपी एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इट इन्फ्लुएंस द वेदर, लोकल वेदर, एंड द मर्करी इज डाउन, पारा नीचे चला आता है, टेम्परेचर्स मेजर करोगे तो पहुंच जाएगा क्या, 8, 9, 10, और इन द हिमालयन बेल्ट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में टेम्परेचर लद्दाख और लेह में पहुंच जाता है। तो यहां हम दोनों विंड्स पढ़ेंगे, लोकल भी मैं पढ़ाऊंगा, नॉट ओनली ऑफ इंडियाज लोकल विंड बट ग्लोबली आपको पढ़ना है, दुनिया के और भी हिस्से में क्या लोकल विंड्स होते हैं। एंड लोकल विंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ वार्म विंड्स, अनदर इज अ कोल्ड विंड्स। ठीक है, यहाँ भी ये भी आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, यानी एटमॉस्फेयर बहुत इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। एक एक लिंकेजेस को धीरे धीरे तुम समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन राइट एनी आंसर्स without revising the notes. Even you can write the answers if you understand the concept, if you have learned the basic terms, then you may write easily. लेकिन ये टॉपिक बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगता है, बट अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो लिखना आसान है। मैं बार बार कहता हूँ व्हाई द ज्योग्राफी इज अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट इन ऑप्शनल सिंस लॉन्ग, सिंस 2 डिकेड्स, क्योंकि ज्योग्राफी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं बहुत स्कैटर्ड और वास्ट लगता है आपको, और कई बार लोगों की मिथ होती है कि जब वो सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस देखने के साथ ही ज्योग्राफी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है बड़ा सिलेबस है, PSIR बड़ा है, हिस्ट्री बड़ा सिलेबस है। पर ज्योग्राफी जैसे जैसे आप समझने लगते हैं तो आपके लिखने के लिए इजी होता है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंसेस है, बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे पॉलिटी समझ आती है, उसके क्वेश्चन मैं प्री के कर लेता हूं, एक बार पॉलिटी मेंस की लिखने की कोशिश, तब तुम्हें समझ आएगा लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो मैंने देखा है बच्चे वहां प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ज्योग्राफी शुरुआत में बहुत टफ लगती है, क्यों, क्योंकि चीजें आप इंटरलिंक कर कर नहीं पढ़ते, हैफजर्ड पढ़ते हैं, और चीजें स्कैटर्ड होती हैं तो 1 by 1 ही फिनिश होगा, एक दिन में तो मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। टुडे आई एम जस्ट डिस्कसिंग द लिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक, बट एक एक करके पढ़ेंगे ना तो बच्चे में उतना पेशेंस नहीं होता। अगर आप एक बार समझ जाओ पूरे कॉन्सेप्ट को ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अगर आपने क्लास ब्रेक नहीं किया, आप सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर गए, तो देखोगे कि सभी में लिंकेजेस है और लिखना बहुत इजी होगा। डायग्राम्स अगर आप समझ गए तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस कर दोगे। और कई बार तो मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ कि कई ऐसे डायग्राम्स है जो जाकर एग्जाम में पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर दो तो थ्योरीज अपने आप लिख लोगे, तो वो डायग्राम देख के ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा लिखना क्या है। लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड। फिर जब आप जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशियनो सब ऐसे अलग अलग पढ़ लेंगे तो फिर आपको पूरी ज्योग्राफी आसान लगेगी, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। अब देखो, अर्थ के ऊपर इंसोलेशन जो रिसीव होती है, अर्थ जो हीट रिसीव करता है, जो सन की लाइट आ रही होती है और जो हीट यहाँ अर्थ के द्वारा रिसीव किया जाता है, अर्थ इस हीट को वापस रेडिएट बैक करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम देखोगे जो हीटेड ऑब्जेक्ट है, वो
ऑब्जेक्ट्स हीट को रेडिएट भी करते हैं और रेडिएट कर कर फिर से वो कूल हो जाता। जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं, लेकिन हीट का सोर्स बीच में रुकना चाहिए। जैसे आप पैन रखते हो स्टोव के ऊपर, स्टोव जलाते हो, पैन गर्म हो जाता है, स्टोव बंद कर देते हो, हीट के सोर्सेज बंद हो गए, पैन थोड़ी देर के बाद कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज कर दी। जो उसने स्टोव ऑन करने के बाद हीट एब्जॉर्व किया था, गर्म हुआ था, जिस पे आप कुछ बना रहे थे, जैसे ये स्टोव बंद करते हो हीट एब्जॉर्प्शन रुक जाता है और उसके कारण फिर क्योंकि सोर्स ऑफ हीटिंग रहा नहीं, जितना उसने हीट एब्जॉर्ब किया था वो धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में एयर कूल है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम हीटेड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कूलर, और कूल से हीट, ऐसा ऑब्जेक्ट हाई टू लो ऐसे मूवमेंट होने लगती है और हीट रेडिएशंस होता है और कांटेक्ट भी है। तो उसी तरीके से यहाँ हम क्या देखते हैं कि हीट जो अर्थ रिसीव करता है, जो इंसोलेशन आती है, हीटिंग करती है, वो हीट वापस रेडिएट बैक हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को बजटिंग कहते हैं, हीट बजट। जितनी हीट आई उतनी वापस चली। तो आपको हीट बजट पढ़ना है टॉपिक से, ठीक है। अगेन एक टॉपिक आपके लिए है मॉनसून एंड द जेट स्ट्रीम। मॉनसून, again when you look at what is monsoon, basically the reversal of the wind. मॉनसूनल बेल्ट क्या है? तो इंडियन सबकॉन्टिनेंटल जो रीजन है वो मॉनसूनल बेल्ट में आता है। हम यहाँ क्या देखते हैं, समर में जो विंड का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है एयर का, और विंटर में जो एयर का मूवमेंट का पैटर्न है। अभी जब विंटर आ रहा है तो उस समय एयर के जो मूवमेंट के पैटर्न है भारतीय प्रायद्वीप रीजन में, इंडियन कॉन्टिनेंट रीजन में, और अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी अफेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है वो भी अफेक्टेड है, इंडोनेशियन रीजन। अगर ये रीजन में तुम देखोगे तो विंड का जो मूवमेंट है, समर में जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो अपोजिट हो जाता है विंटर में। तो ये जो रिवर्सल पैटर्न हम देखते हैं वो यूनिक है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। यह ऐसा इंडियन ओशियन रीजन में ही होता है। इस सेपरेट फिनोमेना के ऊपर हर साल लगभग क्वेश्चन होते हैं प्री और मेंस में, अगर आप देखोगे तो। और इन एवरी एग्जामिनेशंस, चाहे आप स्टेट पीसीएस देने चाहिए या सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखिए यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट होते हैं, यू डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉनसून, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे ऐसी डेलिकेट कॉन्सेप्ट्स हैं मॉनसून की जिसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, ठीक है। दूसरी बात तुम क्या देखोगे, कई बार जैसे अभी अभी तुमने देखा कि पूरे समर में वर्षा कम हुई भारत में, और अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर हैवी प्रेसिपिटेशन हुआ, और 15 सितंबर के बाद मॉनसून वापस रिट्रीट करने लगता है, रिवर्सल होने लगता है और वर्षा हो रही है। अभी मुझे कल पता लगा झारखंड में शायद पूरे दिन वर्षा हुई कुछ रीजन में, और 1 वीक बैक दिल्ली में वर्षा हो रही थी लगातार 3 दिनों तक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मॉनसूनल पैटर्न में हम चेंजेस क्यों देख रहे हैं? ऑफ कोर्स उसमें क्लाइमेट चेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट एक एसोसिएटेड फिनोमिनास है जो हम पढ़ेंगे, लानीना और एलनीनो। वो भी आपके सिलेबस में इनहेरेंट है। व्हेन यू रीड द मॉनसून यू कैन आल्सो रीड द एसोसिएटेड फिनोमेना एल नीनो एंड ला नीना। नॉर्मल कंडीशन थोड़ा और एक्सेंचुएट हो जाए, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच में एक लिंकेजेस है, एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एक
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ एयर मूव करता है इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन के। मैं वो बताऊंगा आपको और आसानी से समझाऊंगा। यानी ये जो तुम देख रहे हो, अगर यहां तुम देखने की कोशिश करोगे, ये इंडिया का पोजीशन है, लोकेशन है, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे ये साउथ अमेरिका है, यहां बीच में अगर आप ये देखते हो तो ये पैसिफिक है और ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहां हम एक सर्कुलेशन पैटर्न देखते हैं, एयर ऐसे राइज करता है, ऐसे मूव करता है, यहां सबसाइड करता है, इधर आता है, ऐसा। फिर यहां भी एक मूवमेंट देखते हैं पैसिफिक में, एयर राइज करना, ऐसे जाना, ऐसे नीचे आना। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक ऐसा सर्कुलेशन, एक ऐसा सर्कुलेशन। मैं बताऊंगा क्यों बनते हैं ऐसे। इसको वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, बुक में लिखा होगा टर्म वॉकर सर्कुलेशन। उसके कारण एक फेनोमेना जन्म लेती है यहां। So there is a linkage between the Pacific and Indian Ocean. और वहीं एल नीनो और लानीना का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। अब ये एल नीनो क्या है, कैसे ये इंडियन वेदर को अफेक्ट कर देता है, लानीना क्या है जो इंडियन ओशन के सराउंडिंग्स में जो कंट्री है उनको अफेक्ट करता है, वो मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द मॉनसून। एल नीनो और लानीना को तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, तब तक क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने एक नई फिनोमेना और फाइंड आउट कर ली, उसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल। अब तुम देखो इंडियन ओशन को देखोगे, अगर इंडियन ओशन ये है, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अफ्रीका और इधर एशिया, इधर बीच में है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन का अगर आप ईस्टर्न साइड देखें और वेस्टर्न साइड, तो यहां पर जो एयर का सर्कुलेशन पैटर्न है ये भी वेरी करता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, दो पोल, ईस्टर्न वेस्टर्न। अभी देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, एक निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट। ये क्या सर्कुलेशन है यहां पर एयर का जो इंडियन ओशियन के वेदर को अफेक्ट कर रहा है, यहां के रीजन को प्रभावित कर रहा है। तो अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए हैं जो कि क्लाइमेट के अंदर फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, मैं उसे बताऊंगा। वो बहुत टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे मॉनसून और जब मैं इंडियन क्लाइमेट्स डिस्कस करूंगा, तो मैं एल नीनो के बारे में भी बताऊंगा आपको, ला नीना के बारे में भी बताऊंगा आपको, और इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में भी बताऊंगा। ओके, अच्छा, फिर अभी एल नीनो के ऊपर और स्टडी चल रही है। मैंने कहा अभी मॉनसून्स के सारे हम पैटर्न्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते कई बार मॉनसून को, जबकि हमारे पास अभी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद बीच में आप देखोगे कि कई टर्म्स यूपीएससी ने पूछ दिए, जैसे एल नीनो मॉडकी का कॉन्सेप्ट पूछा। अब उसके वेरिएंट्स भी आने लगे, अभी एल नीनो से फिर ऊपर थोड़ा जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर एक टर्म आ गया गॉड जीला, भी देखा होगा, गॉड जीला एल नीनो। अब क्यों नाम दिया गॉड जीला एल नीनो, ये भी थोड़ा देख लेंगे। तो मैंने कहा कि
अब न्यूज़पेपर में ये टर्म्स आते रहते हैं, जब भी आप वैसे कभी भी क्लाइमेटिक न्यूज़ नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो मौसम की जानकारी भी देते रहते हैं और साथ में वो बताते रहते हैं कि क्यों किसी एरिया में ज़्यादा वर्षा हो रही है, क्यों किसी एरिया में कम। बट वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि फ्लड आ रहा है या ड्राउट्स है, वो आपको तो ये देखना है कि फिल्म की शूटिंग कहाँ चल रही है, एक्टर एक्ट्रेस क्या रील्स बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो, लेकिन ये टर्म्स आते रहते हैं जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और जब भी आप अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून देखोगे और वर्षा का पैटर्न, और तो ये टर्म कहीं ना कहीं छुपे होंगे उस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा इन टर्म्स को भी, समझाने की कोशिश करूंगा इन अ सिंपल वे। ओके, अब ये मैंने इधर ब्लू कर दिया उन बच्चों के लिए जो बिहार देने जा रहे हैं। बिहार में ये ऊपर वाला कुछ भी नहीं लिखा है, वह इधर ये लिखा है एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ठीक है, वो एयर मास एंड फ्रंट सीधा पढ़ाएगा। अभी उसके अलावा और कुछ टॉपिक है मैं बताऊंगा, लेकिन वो ये सारे कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जियोग्राफी ऑप्शनल फॉर बिहार। तो क्लाइमेट के अंदर 4 या 5 ही टॉपिक्स है, वो मैंने इधर ब्लू में कर दिया है। ठीक है, और झारखंड में तो ऑप्शनल है नहीं, वहाँ जीएस है, जीएस के सेक्शंस में थोड़े थोड़े सारे चीज़ें पढ़नी है। उन्होंने इधर उधर से कॉपी करके जो उनको समझ आया ज्योग्राफी में पढ़ना होता है तो थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया। झारखंड में कुछ अलग लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट देखो, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी आपको पढ़ना है। बिहार में साइक्लोन्स पढ़ना है। साइक्लोन्स मैंने क्या बताया, लो प्रेशर सिस्टम को कहते हैं। इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है सेंटर ऑफ लो साइक्लोन्स के अंदर, तो मैं बताऊंगा क्यों। और साइक्लोन जो गर्म रीजन में डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में, वो अलग होते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है, उनकी स्पीड अलग होती है, उनके इम्पैक्ट्स देखेंगे हम। और टेम्परेट रीजन कूल रीजन को कहते हैं। कूल रीजन्स में ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो साइक्लोन बनते हैं उन्हें हम टेम्परेट कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन का रीजन क्या है, क्यों वो बनते हैं वहाँ, और उनका मूवमेंट का क्या होता है, डायरेक्शंस, उनके विंड की स्पीड क्या होती है। साइक्लोन्स जब बनते हैं तो विंड की स्पीड बहुत हाई होती है। साइक्लोन कम्स एज काउंट एज अ डिजास्टर, उसको हम डिजास्टर्स में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका साइक्लोन्स जब जनरेट हुए और जिसके ऊपर मूव करते हैं लैंड क्रॉस, तो वहाँ पर वो क्या डैमेज करते हैं, लाइफ को, प्रॉपर्टीज़ को हार्म पहुँचता है। सो ये डिजास्टर्स के अंदर भी आता है। तो जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे तब भी साइक्लोन के कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। जब आप इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्रिएटेड बाय डिजास्टर पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ोगे इसे, कैसे इसको मैनेज करें, मिटिगेशन स्टेप क्या होना चाहिए साइक्लोन्स में, ये आपको समझना होगा। ठीक है, और यहाँ हम क्लाइमेटिक डिमेंशंस पढ़ेंगे इन क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, बट ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस सम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट व्हेन आई विल डिस्कस द क्लाइमेटिक एस्पेक्ट। तो साइक्लोन, उसके बाद देखो टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अभी मैंने कहा कि क्लाउड पढ़ने के बाद हम प्रेसिपिटेशन के टाइप्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, वर्षा किस रूप में होती है मैंने अभी बताया, कहीं स्नोफॉल, कहीं रेन, कहीं ड्रिजल, कहीं हेल्स, कहीं स्लेट। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग पैटर्न में प्रेसिपिटेशन होता है। ड्यू भी है, ओश की बूंदें जैसे देखोगे विंटर में। उसके बाद यूपीएससी सिलेबस में वेदर एंड क्लाइमेट वर्ड्स बाद में लिखा है, ऐसे बिहार में लिखा नहीं है। बिहार में लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पढ़ना है और स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो मैं यहीं डिस्कस करूंगा वेदर एंड उसके अंदर, और वहां पढ़ने के बाद ही आगे चल पाएंगे हम सभी। तो मैं डिस्कस करूंगा बिहार के बच्चों के लिए भी वेदर एंड क्लाइमेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, और एटमॉस्फेयर के बेसिक कॉम्पोजिशन और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो सिलेबस में है वहाँ। उसके बाद बिहार के सिलेबस में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी है। कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड को
डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में बनाया, वहाँ के लोकल कंडीशंस को देखते हुए अलग अलग रीजन्स को क्लब कर दिया। तो बिहार के सिलेबस में दो ही क्लाइमेटोलॉजिस्ट के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, कोपेन और थॉर्नथवेट। लेकिन जो लोग अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं, तो उनको त्रिवार्था भी पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूं वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इंडिया का नहीं। इन लोगों ने दोनों का दिया है, इंडिया का भी दिया है और वर्ल्ड का भी दिया है। अभी मैं यहाँ जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो वर्ल्ड के लिए पैटर्न पे, इंटायर फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट मैं बता रहा हूँ। इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो फिर अलग से उसके क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। वर्ल्ड स्केल पे पढ़ेंगे तो इंडिया कौन से क्लाइमेटिक जोन में है ग्लोबल लेवल पे, वो अलग पढ़ना है, वो यहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वैसे तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में ये डिटेल डिस्कस कर चुका हूं मैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर क्लाइमेटोलॉजी में भी है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो फिर एक बार देखेंगे इस कॉन्सेप्ट्स को, आपके साथ मैं डिस्कस भी कर लूंगा। जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं डिस्कस भी कर दूंगा कॉन्सेप्ट। अभी उसके बाद आप देखोगे लिखा है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ये डायनेमिक टॉपिक है, बिकॉज व्हेन वी आर स्टडिंग द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, सो what we are finding, the changing pattern is very unpredictable. Why unpredictable? Because there are lots of things which is happening right now. तो ये डायनेमिक टॉपिक है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आईपीसीसी का नाम सुना होगा, ओके, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी जो है इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं, उन रिपोर्ट्स में ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में आता रहता है और उसकी समरीज न्यूज़पेपर में निकलती रहती है, वो आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबली। तो ये थोड़ा डायनेमिक टॉपिक है। यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग आपको सपोर्ट कर सकती है, आंसर्स को वीव करने में हेल्प करती है। तो क्यों ग्लोबल लेवल पर हम क्लाइमेटिक चेंज देख रहे हैं? वो चेंज के लिए एक फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, पहले फैक्टर पढ़ो। चेंज हो क्यों रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि रिसेंट डिकेड्स में हमने देखा है कि CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज किया ड्यू टू पॉल्यूशन। उससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक फेनोमेना चेंज होने लगे और उसका क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट आना। तो क्वेश्चन हो गया कि एक फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। वो कंपोनेंट का नाम क्या है? CO2। अब आजकल तुम देख रहे हो ना, CO2 अलग अलग तरीके से न्यूज में रहता है और उससे रिलेटेड कई टर्म्स, ठीक है। जैसे आप जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो एक साइकिल पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल। So carbon cycle again associated with the carbon। दूसरा आप क्या पढ़ते हो? जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, ओके, ऐसे कई चीजें आप पढ़ते रहते हैं। अभी एक GS पेपर 3 में मैंने साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन देखा इस ईयर। UPSC का एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं दिया होगा उनको देखना चाहिए था, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि पेपर तो एटलीस्ट देख लिया करो, और कुछ नहीं तो आइडिया तो जनरेट हो कि क्या आता रहता है एग्जाम्स में। एक सेल्यूलोज के ऊपर क्वेश्चन दिया। आप लोगों ने सेल्यूलोज का नाम सुना है कभी? क्या होता है सेल्यूलोज? कोई बताएगा मुझे
Do you have idea about cellulose? हैं? सेंटर ऑफ द सेल, ये कहाँ पढ़ लिया? सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है कि सेंटर ऑफ द सेल सेल्यूलोज होता है? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा ना जी, कि सेल्यूलोज मिल जाएगा? चलो, सेल देखा नहीं है आपने। प्लांट देखा होगा, प्लांट के जो आउटर कवर होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल तुम देखोगे, यानी हम लोगों के या किसी भी एनिमल सेल्स का जो आउटर कवर है, इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है ना, या सेल मेम्ब्रेन कहते हो, या प्लाज्मा लेमा कहते हो। और इस सेल के सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस होता है, इधर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड ऑल। प्लांट का सेल देखोगे तो प्लांट के सेल में इसके बाहर भी एक लेयर होती है, इसके बाहर भी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे सेल वॉल कहते हो आप। ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है। और सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है, पॉलीमर है ये सेल्यूलोज, यानी कई यूनिट्स ग्लूकोज के मिलने से बनेगा। तो मैं, जब आप बायो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो अभी देखेंगे कि यानी अब ग्लूकोज किससे बनता है? ग्लूकोज तुमने देखा है C6H12O6, यानी कार्बन है यहाँ। सेल्यूलोज किससे बनता है? कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ग्लूकोज है तो। और ग्लूकोज प्लांट में बनता है कैसे है? प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। पढ़ा होगा आप लोग बचपन में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में CO2 और H2O मिलते हैं, और H2O मिलने से C6H12O6 बनता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर भी बनते हैं। इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज बेसिकली कार्बन जो है यहाँ पर, इससे बनता है, और इन ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है। यानी जो एटमॉस्फेरिक कार्बन था वो सेल्यूलोज में कन्वर्ट भी हो रहा है। अब उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो कितना इंटरेस्टिंग है कि आपको अगर अब लिंकेजेस समझो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पेपर 3 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कई बार जो आपके नॉलेज है, आपके किसी सब्जेक्ट के नॉलेज है, वो दूसरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज तुम जो ले रहे हो वो कहाँ काम आएगा आपको पता नहीं होता, वो धीरे धीरे आप लर्न करते हो, सीखते हो। और स्टूडेंट्स को जब भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर देखने चाहिए। आपको पता लगा कि ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो लुक एट द पेपर, क्या आया। आप फ्रेशर हो तब भी देखो, क्योंकि जब तुम पढ़ने जाओगे, प्रिपरेशन करने जाओगे, तो ये महसूस तो होगा कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ जो डिस्कशन हो रहे हैं उससे वो प्रीवियस आपने जो क्वेश्चन देखे थे वो सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप सर्च कीजिए, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया कि एक क्वेश्चन सेलुलोज पे पूछा, और इसलिए पूछा क्योंकि वो न्यूज़ में है अभी। ऐसा कभी भी एग्जाम नहीं पूछता जो कि न्यूज़ में ना हो। आपका अटेंशन नहीं होता, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से नहीं तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए वो आपके सामने से निकल जाता है, आपकी ध्यान नहीं जाती, ठीक है।
उस पे फोकस करना है। फिर लिखा है सिलेबस के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंज। रोल इन क्लाइमेट चेंज एंड रिस्पॉन्स। देखो right now on the planet earth man is a dominant species. This is the era of the man. एक समय में डायनासोर्स यहां राज करते थे, आज ह्यूमन बींग का है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। और मैन ने अपनी एक्टिविटीज से क्लाइमेट को अफेक्ट किया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया एक कंपोनेंट एटमॉस्फेयर का CO2 जिसका परसेंटेज ऑलमोस्ट फिक्स था, हमने अपनी एक्टिविटी के कारण वो परसेंटेज चेंज कर दिया। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉल्यूशन। एंड नाउ CO2 इज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट फॉर अस, प्रदूषक किसके लिए? हमारे लिए हार्मफुल है। अरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो पहले से भी था, ठीक है ना। और पहले तो डीऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर ही थे अर्थ जब बना था। हम अपने रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना, पृथ्वी पर हम पढ़ रहे हैं अपने बारे में सोच रहे हैं, चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं अपने लिए। CO2 का कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर यूज करते रहे, एक्सट्रैक्शन करते रहे, और एक्सट्रैक्शन में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो? व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज? जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया, मॉनसून्स वेगरीज, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। ओके, फ्लड्स एंड ड्राउट, रिकरेंस ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है दोनों की। सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग द ड्राउट्स। इंटेंस हीटिंग के कारण फॉरेस्ट फायर्स आप अक्सर सुनते होंगे। Not the entire, when you look at the history of the entire continent of the world, they are facing the challenge of forest fire. That is very important ecological topic for you people, and also in disaster as well as in geography. Cyclones of course. तो अभी जो है कि हमने क्या देखा, लोकल वेदर भी चेंज हुआ, क्लाइमेट भी ग्लोबल लेवल पर बदल रहा है, क्योंकि कंपोनेंट जो है, कॉम्पोजिशन, वो ऑल्टर कर रहा है। इंसान ने किया है, काफी समय से वो करता आया, उसने देखा ही नहीं कि उसका प्रभाव उसके ही ऊपर होगा। सेकेंड, वी ऑल्सो अफेक्ट द सराउंडिंग्स। अभी कुछ एरिया में इंसेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, और कुछ एरिया में इतने ज्यादा इंसेक्ट हो गए हैं कि इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज हो रही। नाउ द नॉर्थ इंडिया राइट नाउ इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेंगू। आप देख रहे हैं दिल्ली में रेट बढ़ गया है, यूपी में रेट बढ़ गया है। ये इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटोज से स्प्रेड होता है। कहीं कहीं इंसेक्ट खत्म हो गए हैं, पॉलिनेशन इफेक्ट हो गया, पॉलिनेशन के कारण क्रॉपिंग इफेक्ट हो गई। तो हमारी एक्टिविटी जो है, मैन का अब रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि मैन के लिए खतरा पैदा हो गया। अब हम मेजर्स ले रहे हैं, अब हम क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग कर रहे हैं, अब हम रूल्स बुक्स बना रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं देशों के ऊपर कि स्ट्रिक्टली फॉलो करो। नेगोशिएशंस वर्ल्ड लेवल के ऊपर चल रहे हैं। यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ले लिया कि अर्थ को सस्टेनेबल बनाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है, आने वाले जनरेशन को जिंदा देखना है पृथ्वी पर, अगर मानव प्रजाति को यहाँ एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए स्टेप टुडे। नहीं तो तुम कितना भी एसेट जनरेट करके घर बना के रह लो, उसमें रहने वाला कोई नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। तो
ये प्रॉब्लम आ रही है. So what is the response of man? We have to learn. What are the steps and measures taken to tackle the climate change, for the sustainable development? Okay. So recent measures you have to understand, learn and write. तो यहाँ तुम्हारी न्यूज़पेपर रीडिंग काम आएगी. ये स्टैटिक टॉपिक नहीं है, दिस इज वेरी डायनेमिक टॉपिक. या तुम सोचोगे मैं किताबों में पढ़ लूं, किताब जो तुम्हारे हाथ में है वो कई महीने पहले पब्लिशिंग के लिए गई थी, पब्लिश होकर आते आते कई नई चीजें आ जाती हैं मार्केट में. ये कोई कन्वेंशनल नहीं है जो दादा परदादा के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, ये बहुत तेजी से बदलता है, कई नई फाइंडिंग्स आती हैं. इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई विल कवर दिस टॉपिक. मैं अभी तक के पैटर्न्स का आइडिया दूंगा, बट उसके बाद भी चीज़ें आपके एग्जाम तक चलती रहेंगी, वो आपको ऐड ऑन करना होगा. अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट. अभी इस ईयर सिविल सर्विसेज मेंस ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछा, पॉल्यूशन डोम. इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है एटमॉस्फेयर में, अभी क्या हो रहे हैं, देयर इज अ डोम विच इज क्रिएटेड, पॉल्यूशन डोम या डस्ट डोम. अर्बन एरिया में जाओगे, अर्बन क्लाइमेट अलग है, रूरल क्लाइमेट अलग है. रूरल एरिया में जाओगे तो स्काई इज मच मोर क्लियर, pollution is less comparatively. In urban area, due to the lifestyle of the people, concretizations and the vehicular pollution, industrial pollution, इन सभी के कारण क्या है, डस्ट बहुत है. कंस्ट्रक्शन जो है वो हाई रेट्स पे हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, डस्ट क्रिएट हो रहा है. वेक्यूलर पॉल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं, सूट्स, कार्बन्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्बन क्लाइमेट तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा. सिविल सर्विसेज जो तैयार करें उनके लिए ये टॉपिक है. तो वहां पर मैं आपको हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और डस्ट डोम थ्योरी. डस्ट डोम थ्योरी पॉल्यूशन डोम से इस ईयर क्वेश्चन भी आया. ठीक है, इस टॉपिक्स. तो ये सिलेबस है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. वन बाय वन आई विल डिस्कस द टॉपिक. तो हाउ आई कैन स्टार्ट माय जर्नी? आई ऑलवेज स्टार्ट माय जर्नी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, बिकॉज वो बेसिक कॉन्सेप्ट. सो वेदर एंड क्लाइमेट को समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कुछ बेसिक पॉइंट. वेदर को आप हिंदी में मौसम कहते हो और क्लाइमेट को जलवायु, दोनों दो शब्द हैं. जब हम बात करते हैं मौसम में तो कहते हैं आज मौसम खराब है, आज अच्छा है. हम ये नहीं बात करते जलवायु आज अच्छी है खराब है. वेदर इज अ डायurnal फिनोमेना. स्काई अभी क्लाउडी है, अचानक क्लियर भी हो सकती. आपने देखा होगा कई बार गेम्स हो रहे होते हैं, बारिश होती है और पिच को कवर कर दिया जाता है, फिर 1 घंटे के बाद बारिश रुक जाती है, सनी हो जाता है डे, मैच होते हैं, देखा होगा. ठीक है, वेदर चेंजेस हुआ, वो क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ. तो दिन में 24 घंटे में कई बार मौसम बदल सकते हैं. देयर इज अ फ्लक्चुएशन, देयर इज अ वेरिएशन. बट व्हेन यू लुक एट द कंपोनेंट, वेदर के कंपोनेंट देखोगे और क्लाइमेट के, तो वो सिमिलर है. टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इट अफेक्ट द वेदर, इट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट. बट इन कंपोनेंट्स को जो तुम पढ़ते हो, टेम्परेचर ऑफ अ रीजन, प्रेशर ऑफ अ रीजन, ह्यूमिडिटी ऑफ अ रीजन, किसी एरिया का, तो जब तुम लार्जर स्केल पर, ग्लोबल स्केल पर किसी एरिया का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का वेरिएशन रीड करते हो,
और तुमको एक रीजन से दूसरे रीजन में सिमिलैरिटी दिखाई देती है, तो हम ड्रॉ करते हैं कि ये एक क्लाइमेटिक रीजन है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर का पैटर्न, यहाँ प्रेशर का पैटर्न, ह्यूमिडिटी पैटर्न ऑलमोस्ट एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लगभग 30-35 सालों तक कोई परिवर्तन ज्यादा आपको नहीं दिखता है, सेम दिखता है वहां टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का पैटर्न, तो हम कहते हैं ये एक क्लाइमेटिक रीजन। जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं ज्योग्राफर मॉनसूनल रीजन, मॉनसूनल रीजन के अंदर मैंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पार्ट, अफ्रीका ईस्टर्न पार्ट, मेडागास्कर एंड ऑल, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, क्यों कहते हैं ये रीजन? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर पैटर्न, प्रेशर पैटर्न, ह्यूमिडिटी पैटर्न ऑलमोस्ट इन देशों की ऑलमोस्ट एक ही है, इसलिए वो एक क्लाइमेटिक रीजन हो गए। पर अगर मैं वेदर बात करूं तो मैंने क्या बात की? मैंने कहा कि यस्टरडे I have received information that in Jharkhand certain region heavy downpour is going on. 24 घंटे बारिश हुई कल कुछ रीजन में, पर दिल्ली क्या था? ड्राई था। तो भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में आपको अलग अलग क्या दिखाई देता है? वेदर पैटर्न, आप उसे वेदर कहते हो। वहां भी टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को ही हम देखते हैं, बट वो डायurnal स्केल पर स्टडी करते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर डिफरेंसेस है। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फेनोमेना। वेदर इज अ डायurnal फेनोमेना, वो दैनिक फेनोमेना है, ठीक है ना। एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, मैंने आपको जैसा समझाया। तो इसीलिए यहां मैंने क्या लिखा है? वेदर एंड क्लाइमेट आर डायनेमिक फीचर ऑफ आवर फिजिकल इन्वायरमेंट। हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स जो है हमारे आसपास, उसमें एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, soil is a part of physical environment, mountain is a part of physical environment, okay। सो इस फिजिकल इन्वायरमेंट में मैंने क्या कहा? वेदर और क्लाइमेट आर डायनेमिक फीचर। व्हाई द डायनेमिक? बिकॉज वी फाइंड चेंजेस हियर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड डायनेमिक। सो वेदर एंड क्लाइमेट आर डायनेमिक फीचर in our surroundings when we are observing that. Why? The components are fluctuating and changing, pressure pattern, temperature, humidity, इनमें changes होता है बहुत। They affect wide range of human activity to greater or lesser degree। और जब इनमें changes होता है तो क्या ये affect करते हैं human activity? Agriculture pattern, when you read the agriculture pattern of India, हम लोग क्लाइमेट के आधार पर, मैंने क्या, मॉनसूनल क्लाइमेट है हमारे यहाँ, तो क्या देखते हैं? समर में रेनफॉल ज्यादा होती है और समर में इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है। अब उस समय हम ऐसे क्रॉप लगाते हैं जो टेम्परेचर को सस्टेन कर सके और जिसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, हम उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। और वो जो सीजन है उसी का नाम रख दिया एग्रीकल्चर में, खरीफ सीजन। अभी कल मैंने तेलंगाना में एक क्वेश्चन देखा इकोनॉमिक्स का। अब देखो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब लिंक होने लगता है कई बार। क्वेश्चन क्या आया, और ये तो मुझे नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, पर मुझे देखना पड़ता है आपके लिए। तो एक क्वेश्चन आया कि कितने क्रॉप्स के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए एमएसपी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्वेश्चन था। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे इस तरह के फैक्ट्स उनको पता होने चाहिए। अच्छा, ट्रैप करने के लिए बच्चों को उसने क्या दे दिया? केवल खरीफ क्रॉप का पूछा, और इंडिया में केवल खरीफ क्रॉप को नहीं, रबी क्रॉप को भी दिए जाते हैं एमएसपी, तो टोटल नहीं पूछा है। अब बच्चे जोश में गए होंगे तो दोनों ऑप्शन था उसमें, टोटल वाला भी ऑप्शन था और ये भी था खरीफ का भी।
तो कई बार आप ब्लंडर और एरर करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन OMR सीट्स व्हेन यू आर लर्निंग और रीडिंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। मैं बार बार कहता हूं पेंसिल लेके जाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। उसमें ऑल खरीफ क्रॉप था तो उसको मोटे ऐसे पेंसिल से लाइन करनी थी कि ये ऑल क्रॉप नहीं पूछ रहा। अच्छा, वो ऑल भी वर्ड लिखा है, ऑल फिर लिखा है खरीफ क्रॉप। ट्रैप समझ रहे हैं ना? तो 14 खरीफ क्रॉप, 14 + 6 + 4, 24 क्रॉप्स को मिलती है MSP, है ना? तो आप देखो कि कैसे अब इकोनॉमी भी ऑल्सो बेस्ड ऑन द क्लाइमेट। एग्रीकल्चर पैटर्न अफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट होती है, अगर आपका क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, वेदर्स जो चेंज हो रहे हैं। तो मैंने यहां क्या लिखा कि क्लाइमेट और वेदर का ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट्स होते हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज के ऊपर इंपैक्ट्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी लॉस हो जाती है अगर अच्छा मॉनसून नहीं रहा। अभी हमने क्या देखा कि जब हमारा हार्वेस्टिंग सीजन था, अभी खरीफ क्रॉप काटने का सीजन है, तो बारिश हो रही है, तो फसल बर्बाद होंगे ना, इकोनॉमी अफेक्ट होगी ना। ह्यूमन का रिस्पॉन्स देखो क्या होगा, किसान परेशान है। So it is mentioned the range of human activity to greater or lesser extent, the weather and climate affect. So both these connotation in climate is different. Weather is a different term than the climate. You have to understand, and segregately you have to understand the differences of it. आपको समझना पड़ेगा despite the component are the same. Okay. Second, what I have written here, weather is a day-to-day phenomena. अभी मैंने बताया, which refers to a state of atmosphere. वो आपके रीजन में एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है, स्टेट मीन्स कंडीशन, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, डे टू डे फिनोमेना है। आप न्यूज़पेपर में वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं, आप टेलीविजन के ऊपर वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं, बोलता है क्या क्लाइमेट फॉरकास्टिंग। कभी न्यूज रीडर आके आपसे बोलता है चलिए आज की जलवायु का पढ़े, वो बोलता है आज के मौसम की जानकारी लेते हैं। वो जलवायु के बारे में नहीं बता सकता कि 35 साल बाद क्या होने वाला है। एंड जब व्हेन वी यूज द टर्म क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना, according to the World Meteorological Organization, the climate variations we find after 30 to 35 years, the climatic component are similar in that year. अभी हमें चेंजेस दिख रहे हैं थोड़ी जल्दी, स्विफ्ट, इसलिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। WMO के अनुसार क्लाइमेट किसी रीजन, जो क्लाइमेट रीजन के अंदर आते हैं इंडिया जैसे मॉनसून बेल्ट में, तो 30-35 सालों तक लगभग स्टैटिक पोजीशंस रहते थे, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कंडीशन, पर वो अभी हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं जल्दी, और इसीलिए पूरा क्लाइमेटोलॉजिस्ट वर्ल्ड के परेशान है, और तब हम यूज कर रहे हैं वर्ड क्लाइमेट चेंज। तो यहां मैंने वर्ड लिखा है कि वेदर इज अ डायurnal फेनोमेना और डे टू डे फेनोमेना विच रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन टाइम, डिनोटिंग द शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर। मैंने कहा सुबह क्लाउडी स्काई थी, आफ्टरनून में क्लियर स्काई हो गया, शाम को फिर देख रहे हैं क्लाउड बन के बारिश भी हो रही है, ठीक है। वाइल climate represent an aggregate of weather, because same component है उसके भी, temperature, pressure, humidity. That's why I have used the word aggregate of weather condition within a specified area over long period of time. According to WMO, 30 to 35 year, what we find the condition is static. But why we are worried today? Because 30-35 साल के पहले ही हमें वहां टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के कॉम्पोजिशंस में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उससे प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के वेजिटेशन पर, वहाँ के ह्यूमन के ऊपर, वहाँ के लाइफ के ऊपर, वहाँ के सॉइल की फाउना जो है उनके ऊपर। फिर लिखा वेदर इज हाईली वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
constantly changing, very dynamic weather. तीन दिन बारिश हुई, लोगों को ठंड लगने लगी, एसी बंद कर दिया, चादर ओढ़ के लेट गए, फैन बंद कर दिया था, बारिश बंद हो गई, फिर फैन चालू हो गया, एसी ऑन हो गया. So weather क्या देखते हो? Weather is highly variable, constantly changing in a small period of time. Sometimes hours to hours. मैंने कहा 2 घंटे पहले क्लाउड था, फिर उसके बाद बादल निकल आए. अरे बादल निकल आया, कह रहे सूर्य निकल आया. ठीक है, बादल कहाँ निकलेंगे? क्लाइमेट इज मोर और लेस फिक्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो यहाँ मैंने डिफरेंसेस बताए, कल मैं और भी डिफरेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा वेदर और क्लाइमेट के बीच में, आज नहीं कर पाऊंगा वैसे. ठीक है, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हीटिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, so we will meet tomorrow at the same time. Have a nice time. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. Thank you to all.